तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज का टॉपिक है वीआरवी एंड वीआरएफ। वीआरवी वीआरएफ है क्या, वो थोड़ा समझते हैं। तो वीआरवी स्टैंड फॉर वेरिएबल रेफ्रिजरेट वॉल्यूम एंड वीआरएफ स्टैंड फॉर वेरिएबल रेफ्रिजरेट फ्लो। अब वीआरबी और वीआरएफ में क्या अंतर है? देखिए, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, सेम टेक्नोलॉजी है। इंस्टॉलेशन में, ऑपरेशन में दोनों सेम ही है। अंतर कहाँ पे है? वीआरबी का सबसे पहले जो खोज किया था वो डाइकिन कंपनी ने 1982 में जापान में किया गया था। तब से डाइकिन कंपनी ने अपने नाम पे वीआरबी नाम को क्या पेटेंट करवा लिया है। तो सेम टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो अदर इस्तेमाल करेंगे लाइक एलजी और वोल्टास और आपका सैमसंग इस्तेमाल करेंगे तो उस टेक्नोलॉजी को वीआरएफ कहा जाएगा। अगर डाइकिन इस्तेमाल करते हैं तो उसे वीआरवी कहा जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप डाइकिन कंपनी का पूरा सिस्टम लगाते हैं तो वीआरवी कहेंगे, और अगर आप एलजी या फिर वोल्टास सैमसंग का लगाते हैं उसे आप वीआरएफ कहेंगे। अब समझते हैं नॉर्मल एसी और वीआरएफ में क्या अंतर है। तो नॉर्मल एसी में होता है कि आपका एक आउटडोर यूनिट होगा और एक इंडोर यूनिट होगा। लेकिन वीआरएफ सिस्टम में क्या होता है, एक आउटडोर यूनिट होगा और मल्टीपल इंडोर यूनिट हो सकता है। ये जो इंडोर यूनिट है उसे आप 60 तक लगा सकते हो, अप टू 60 इंडोर यूनिट आप एक आउटडोर यूनिट से कनेक्ट कर सकते हो, जो कि किसी भी साइज के हो सकते हैं। 1 टन का, 1.5 टन का, 2 टन का, 3 टन का। और इसमें टाइप्स भी अलग अलग होते हैं। आपका फ्लोर स्टैंड हो गया, या फिर आपका शेलिंग में, या स्प्लिट, डिफरेंट डिफरेंट तरह का इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब वीआरएफ का जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है कूलिंग वाली सिस्टम, दूसरा होता है हीट पंप सिस्टम, और तीसरा होता है हीट रिकवरी सिस्टम। अब ये तीनों क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। तो कूलिंग वाली सिस्टम में क्या होता है, अगर आपने 4 कमरा में लगाया है इंडोर यूनिट तो चारों आपका वनली कूलिंग करेगा। और अगर आप हीट पंप सिस्टम लगाए हैं 4 कमरा में तो आपका चारों या तो एक टाइम में कूलिंग करेगा या फिर एक टाइम में उसे हीटिंग करेगा। एट ए टाइम दोनों नहीं कर सकता है, या तो कूलिंग करेगा या हीटिंग करेगा। लेकिन हीट रिकवरी सिस्टम में ये सुविधा अवेलेबल है। अगर आपके पास 4 कमरा है, आप चाहते हैं 2 कमरा में हीटिंग हो और 2 कमरा में कूलिंग हो, तो वहां पे आप हीट रिकवरी सिस्टम लगा सकते हैं। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने टाइप्स के वीआरएफ होते हैं। आगे समझते हैं। जो वीआरएफ सिस्टम होता है उसमें 2 कंप्रेसर का इस्तेमाल होता है। एक होता है डिजिटल स्क्रोल कंप्रेसर और दूसरा होता है इन्वर्टर स्क्रोल कंप्रेसर। अब डिजिटल स्क्रोल कंप्रेसर को नॉर्मल स्क्रोल कंप्रेसर भी कहते हैं। अब ये हमारा जो पाइप का लेंथ होता है आउटडोर से इंडोर तक, ये समझिए एक आपका आउटडोर है, यहाँ से आपका एक इंडोर है। तो नॉर्मल एसी में यहाँ से यहाँ जो पाइपिंग का लेंथ होता है वो होगा 15 मीटर। लेकिन आप वीआरएफ सिस्टम में जाते हैं, वहां पे आपको 150 मीटर तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप 15 मीटर पाइपिंग लेंथ रख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का, और इसमें वीआरएफ में आप 150 मीटर तक रखते हैं। इसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज होता है वो R410A और R407C का इस्तेमाल होता है। इसमें नॉर्मल एसी से पावर सेविंग 25 से 40% तक पावर सेविंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। वीआरएफ जो सिस्टम होता है, एक आउटडोर यूनिट में मल्टीपल इंडोर यूनिट कनेक्ट करते हैं। अब इसका रेफ्रिजरेट साइकिल थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, इसमें 2 कंप्रेसर इस्तेमाल होता है, एक नॉर्मल कंप्रेसर, एक इन्वर्टर कंप्रेसर। इसमें 2 ऑयल सेपरेटर का इस्तेमाल होता है और एक एक्यूमुलेटर का इस्तेमाल होता है। एक कंडेंसर हो गया, ये आपका इंडोर यूनिट है। यहाँ पे 3 लिया गया है, ये इन नंबर ऑफ हो सकता है अप टू 60 तक। तो सबसे पहले समझते हैं, ये ब्लू लाइन से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपका जो ये लगा हुआ है इवापरेटर अंदर में, इस पे कोई भी लोड अगर नहीं होगा, इस पे अगर आपका कोई भी लोड नहीं होगा तो आपका जो लिक्विड आ रहा है वो वेपर में नहीं बदलेगा, वो बॉयल नहीं होगा। तो और वो नहीं होने के कारण इसे हम नहीं चाहते कि ये डायरेक्ट कंप्रेसर में चला जाए।
इसके लिए जब इवापोरेटर पे आपका लोड नहीं होता है तो यहाँ से जो आपका लिक्विड निकलता है वो पहले आता है एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में क्या होता है, नीचे आपका लिक्विड बैठ जाता है और उसमें से जो गैस रहती है, जो वेपर रहती है, वो इसके द्वारा इस ट्यूब में जाता है और ये यहाँ से फिर कनेक्ट रहता है ये कंप्रेसर में। ये जो होता है यू टाइप में होता है। यहाँ से मान लीजिए आपका कोई भी लोड नहीं है इवापोरेटर पे, तो इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा वेपर में, तो यहाँ से रिटर्न आएगा और आपका एक्यूमुलेटर में ये कलेक्ट होगा और एक्यूमुलेटर में यहाँ से वेपर इंटर करके और यहाँ से इंटर करके आपका आएगा कंप्रेसर में। ये आपका कंप्रेसर में। आपको एक बार और समझा देता हूँ ड्राइंग के हिसाब से। तो ये आपका एक्यूमुलेटर है, यहाँ से आपका रेफ्रिजरेंट लिक्विड इंटर करता है। यहाँ से इंटर करने के बाद जो आपका देख रहे हैं लिक्विड आपका नीचे है, लिक्विड आपका बैठा हुआ है और यहाँ से जो नीचे बैठ जाएगा और यहाँ से आपका जो वेपर रहेगा वो इसमें यू ट्यूब के द्वारा ये चला जाएगा कंप्रेसर में, कंप्रेसर में चला जाएगा। अब कंप्रेसर में जब ये वेपर आएगा बन के तो उसे क्या होगा, कंप्रेस करेगा, उसे क्या होगा, कंप्रेस करेगा। तो जब हम इसको कंप्रेस करेंगे वेपर को तो उसके साथ में कुछ ऑयल का भी चला जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑयल फिल्टर लगा हुआ है। यानी जो भी हम वेपर को कंप्रेस कर रहे हैं उस वेपर में जो भी हल्का सा भी ऑयल गया है उस इस ऑयल सेपरेटर से अलग किया जाएगा और उसको रिटर्न फिर यहाँ पे ला दिया जाएगा हमारा कंप्रेसर में फिर से कंप्रेस करने के लिए। और यहाँ पे जो आपका कंप्रेस्ड जो आपका गैस होगा उसको कंडेंसर में भेज दिया जाएगा। अब दो कंप्रेसर है, दोनों कंप्रेसर का थोड़ा सा समझते हैं क्या अंतर है, डिटेल क्या है दोनों कंप्रेसर का। तो देखिए, एक होता है नॉर्मल कंप्रेसर और दूसरा होता है हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर। अब मान लीजिए आपका आउटडोर यूनिट पे 5 एचपी का लोड है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, आपका आपका ये इन्वर्टर कंप्रेसर चलेगा और अगर जैसे ही आपका आपका इधर 10 एचपी का लोड है, आपका अगर लोड यहाँ से घट गया, 5 एचपी आ गया, 6 एचपी आ गया, उस समय क्या होगा, नॉर्मल कंप्रेसर जो आपका है वो 5 पे चलते रहेगा और जो 1 एचपी बचा हुआ आपको इन्वर्टर कंप्रेसर उसको मेंटेन करेगा। इन केस बाहर का आपका 10 एचपी है उस पर लोड 8 एचपी होता है तो ये फिक्स अपना 5 एचपी पे चलते रहेगा और ये आपका वेरिएबल करेगा। और इस कंप्रेसर को हम वीएफडी से ऑपरेट करते हैं। एक कंप्रेसर जो हमारा रहता है वो वीएफडी से चलता है। यहाँ पे एक और हमारा लगा हुआ है ईईवी, इसको थोड़ा समझते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। क्या होता है कि जब आपको इवापोरेटर पर लोड नहीं होता है तो यहाँ से ये वाल्व बंद हो जाता है और यहाँ से एक केबल यहाँ से कनेक्ट रहता है हमारा कंडेंसर में, जो कि सिग्नल देता है कि हमारा इवापोरेटर पे कोई भी लोड नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इवापोरेटर यहाँ से कंडेंसर क्या करता है कि जो हमारी रेफ्रिजरेटर रहता है उसको स्लो कर देता है और यहाँ से एक सिग्नल देता है, यहाँ से एक और केबल कंडेंसर से हमारा रहता है कंप्रेसर में, यहाँ से केबल रहेगा कंडेंसर में, कंडेंसर से केबल रहेगा कंप्रेसर में। तो जैसे ही इवापोरेटर में लोड कम होता है वो सिग्नल भेजता है कंडेंसर को और कंडेंसर से सिग्नल आता है कंप्रेसर में और कंप्रेसर ऑटोमेटिक स्लो हो जाता है वीएफडी के द्वारा। और जैसे ही इवापोरेटर में लोड हमारा बढ़ जाता है उस टाइम फिर सिग्नल जाता है कंडेंसर के पास, यहाँ से फिर एक सिग्नल यहाँ पे आता है और उस टाइम पे क्या होता है, कंप्रेसर हमारा आरपीएम उसका बढ़ा देता है, तेजी चलने लगता है। उस केस में क्या होता है कि ज्यादा कंप्रेस करके और इसे ज्यादा भेजा जाता है। तो ये है इसका डिटेल है। ऑयल सेपरेटर दोनों कंप्रेसर के लिए दो ऑयल सेपरेटर है जो कि ऑयल को सेपरेट करता है। एक्यूमुलेटर क्या करता है, कंप्रेसर को शेप करता है। इसमें सिर्फ हमारा वेपर ही जाना चाहिए, हमारा गैस फॉर्म में ही जाना चाहिए। लिक्विड जाएगा तो हमारा कंप्रेसर को डैमेज कर सकता है। थैंक यू, मिलते हैं।